दबंग उम्मीदवार है, बाहुबली उम्मीदवार है। जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पे ये दबंगी करने लगे इस क्षेत्र में। ये बात घाटशिला उपचुनाव में सब्र का बांध टूट गया है। 2024 का पूरे प्रदेश स्तर का विधानसभा चुनाव हुआ, संयमता रही। 2019 भी ऐसा ही कुछ रहा, लेकिन उपचुनाव में सब्र का बांध जो है बड़े बड़े नेताओं का टूट गया है। चलिए क्या कुछ है समझते हैं, और उपचुनाव में क्या तस्वीरें हैं वो समझते हैं जो उपचुनाव का साक्षी बन रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए झामुमो के कदावर नेता, केंद्रीय टीम के सदस्य, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, प्रणव वर्मा जी हैं हमारे साथ। लगातार सप्ताह दिन से पूरा क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, घाटशिला के एक एक पंचायत छान मार चुके हैं। अब इन्हीं से समझते हैं, अब इनके पार्टी से रिलेटेड ही सवाल है। हालांकि हम इसका कटाच करके दूसरे पार्टी से पूछें, इससे बेहतर होगा कि इन्हीं के पार्टी से के लोगों से हम सवाल पूछें कि आपके सुप्रीमो ने ऐसा क्यों और क्यों सब्र का बांध तोड़ दिया। चलिए मिलते हैं, सीधे तौर से जुड़ते हैं। जोहार है आपका। जोहार तमाम आईना प्लस के हमारे जो व्यूअर हैं उनको मेरे तरफ से जोहार। घाटशिला उपचुनाव आप जो है पिछले एक सप्ताह से घूम रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हर पंचायत का दौरा कर रहे हैं, क्या तस्वीर देख पाए? घूमने से यही पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों की यहाँ पे आस्था है। रामदास सोरेन जी का जो कार्य रहा है यहाँ पे, जो उन्होंने काम किया है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है और लोग अपना आशीर्वाद उनके पुत्र सोमेश दा को देना चाहते हैं। क्या दिख पा रहा है? तस्वीरें कुछ साफ हुई है, क्लियर? हम लोग या कोई टक्कर में है अभी भी? हम लोग को तो ये नज़र आ रहा है कि हम लोग इतने दिन से प्रयासरत थे। हमें तो ये लगता है कि ये प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार कर रही है कि पिछले बार की मार्जिन को हम कैसे डबल करें। जीत हार के तो कोई सवाल ही नहीं, हम तो मार्जिन डबल करने के लिए लगे हुए। अच्छा, लगता है कि सब्र का बांध इस चुनाव में नेताओं का टूट सा गया है, ऐसा कुछ दिख पा रहा है क्या? नहीं, हम कैसे कहें, सब्र का बांध कहाँ टूट रहा है। सब राजनीति कर रहे हैं, सब अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बड़े नेता अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आपके जो सुप्रीमो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान मुख्यमंत्री जी, वो काफी आक्रामक दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज हो सकता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, वो उन पे जब कोई भी प्रहार होता है तो वो जवाब नहीं देते हैं। चाहे वो जेल के अंदर चले गए हों, तभी भी उन्होंने अपने विरोधियों को कोई जवाब नहीं दिया। उनका व्यवहार इस तरह से रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आज जो ये उपचुनाव हो रहा है वो देख रहे हैं कि रामदास सोरेन जी का जो इंतकाल हो गया और उनके जो पुत्र हैं वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसके बैकिंग के लिए वो हर तरह से तैयार हैं और उसीलिए वो थोड़ा सा आक्रामक नजर आ रहा है। 2019 का चुनाव तो आप देखे हैं। 2019 के चुनाव जब जीतने के बाद आपके सुप्रीमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बाबूलाल मरांडी के पैर जाके छूते हैं 2019 में। जी जी। उसके बाद उनको जो है जेल यात्रा की नौबत आ जाती है। जेल यात्रा करके जब लौटते हैं तो अपने जितने भी विरोधी थे उनके प्रति हमेशा नरमी और संयम रहे, जेल यात्रा के बाद भी। जबकि जेल का सफर क्या होता आप जानते हैं। तीसरी बात अगर देखें कि जो गुरुजी के साथी शिष्य कदावर नेता जो जेल यात्रा के दौरान
जिन्होंने राज की बागडोर जिनके कंधे पे छोड़ दिए, वो चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक, जब पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए तो भी संयमता और नरमी बरते। लेकिन ये उपचुनाव में ठीक एक तरफ चंपई सोरेन के बेटे बबुलाल सोरेन है, दूसरी तरफ स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन है। तो यहां सब्र का बांध टूट गया और वो कहते हैं कि खाए पिए मोटा हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का और हल जोतने चला गया भाजपा के खेत में। ये एक ऐसा बैल है। ये बैल शब्द जो है ये लगता नहीं कि काफी आक्रामक है। देखिए, मैं जैसा बोला कि पहले अपने पे वो प्रहार जो भी है वो झेल लेते हैं, लेकिन अब कोई घर का बच्चा जो जिसके पिताजी स्वर्गवास हो गए हों और घर का बच्चा हो, उसको तो जिम्मेवारी घर की गार्जियन की होती है। और घर के जो गार्जियन है वो हेमंत सोरेन जी, और वो देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में चंपई सोरेन जी, सही बात है कि आज जो भी नाम है, जो शोहरत है, चाहे सीएम का पोस्ट बोला जाए उनको मिला तो कहाँ से मिला, मंत्री का पोस्ट मिला तो कहाँ से मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिला ना। भाजपा वालों ने उनको ले गया अपने पार्टी में। क्यों ले गया? क्योंकि हेमंत सोरेन जी या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको उस लायक, उस लेवल में पहुंचाया। तो आदमी तो सोचता है कि इस विपरीत परिस्थिति में जब हमारा जो उम्मीदवार है उसके पिताजी नहीं रहे हैं तो उनको तो अपने बेटे को खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, और उसके बावजूद वो अब इस उपचुनाव में अपने बेटे को खड़ा किए हैं। तो शायद मुझे लगता है, ये मतलब हमारे मन में ये बात आ रही है, हो सकता है इस चीज का गुस्सा हेमंत सोरेन जी के दिमाग में होगा, जो कि उस दिन भाषण के माध्यम से निकला। मतलब खड़ा हुए सो लेके गुस्सा है विपक्ष में, क्योंकि चुनाव है, लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, वो गुस्सा है या कुछ और है कि नहीं कोई पार्टी जैसे जो विचारधारा थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो विचारधारा से जब दूसरी पार्टी में जाते हैं और उसके गोद में जाके उनकी विचारधारा से ओतप्रोत होके जब उनकी भाषा जब बोलने लगते हैं, तो क्या उस भाषा से हेमंत सोरेन ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, दोनों विषय हो सकता है मेरे ख्याल से। एक तो जो धीरे धीरे चंपई सोरेन जी का भाषा जो बदलते चला आया है समय देखते हुए कि जो शैली है, जो भाषा है, और दूसरा चीज है जो कहते हैं ना कि अपना पुत्र मोह जो उन्होंने अपने पुत्र के लिए इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, तो वो दोनों कारण हमको लगता है। इसीलिए हेमंत सोरेन जी को लगा होगा कि इस समय इस परिस्थिति में, क्योंकि इस परिवार से, रामदास सोरेन जी से उनका भी बहुत अच्छा संबंध था, तो अपने बेटे को उनको खड़ा नहीं करना चाहिए था इस उपचुनाव में। पहले वाले चुनाव में खड़ा किया, वहां तक ठीक था, क्योंकि मेरा संबंध आपके साथ में था, इसलिए आदमी को थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अन्यथा लड़ाई बीजेपी से कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही, ये नहीं होते कोई और होते, लेकिन अगला होता तो उसको ये तो नहीं कह सकते थे कि खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा और हल जोतने चला गया, खेत जोतने चला गया भाजपा का। मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन तो वही हमने शुरुआत में ही बोला कि हम लोग मार्जिन डबल यानी 40,000 के करीब ये प्रयास है कि 35 से 40,000 के अंतर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी। 40 से 35,000 मैंने ये आप आंकड़ा देख पा रहे हैं? हाँ, हमको तो यही लग रहा है, चाहे मूसा बनी गए हों, जितने भी जादूगोड़ा क्षेत्र हो, जितना भी क्षेत्र था इस विधानसभा में, जहाँ जहाँ गए तो वहाँ वहाँ हर जगह सबका एक आ रहा था कि एक तो सहानुभूति इस उम्मीदवार के साथ में, दूसरा ये उम्मीदवार पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, शिक्षित है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि भाई शालीन सभ्य उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा है, कोरा कागज है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी एक जगह बोला कि ये कोरा कागज है, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके विपरीत जो अभी भाजपा का
उम्मीदवार है। तो यहाँ आप भी घूम रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि यहाँ लोगों के बीच में ये बात आ रही है कि ये दबंग उम्मीदवार है, बाहुबली उम्मीदवार है। जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पे ये दबंगी करने लगे, इस क्षेत्र में ये बात आती है, इसीलिए आम जनता उनको पसंद नहीं कर रहा है। आम जनता पसंद नहीं कर रहा है। शुक्रिया आपका। और देखिए खूबसूरती है लोकतंत्र की कि जब संगठन चुनाव लड़े तो ये खूबसूरती कही है, और यही एक खूबसूरती है कि सब सामूहिक रूप से संगठन जो है सो चुनाव लड़ती है, और कोई मुद्दा वैसा नहीं रहता है कि केंद्रीय चीजें हावी हो या फिर और कुछ बाहरी चीजें जो है सो हावी हो। ये सब चीजें होती है, लेकिन इस उपचुनाव में भले ही शब्दों का बार चल रहा हो, भले ही सब्र का बांध टूट गया हो, लेकिन लोकल चीजें और प्रदेश स्तर का जो संगठन है, ये तस्वीर ज्यादा देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या देखने को मिला है, आप भी अपना राय विचार जरूर देखिएगा। और मुख्यमंत्री जी के ये बयान और जो आक्रामक होना, आक्रामक तेवर जो पहली बार जो देखने को मिला है उपचुनाव में, ये वाली बयान और उधर से जो पलटवार हुआ है, उनको आप कैसे देखें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।